नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। अपने खास प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाबन। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा मुल्क आज चाचा नेहरू यानी कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का 130वां यौम पैदाइश मना रहा है। इस मौके पर कई जगह तकरीबात का इनेकाद किया गया। उनकी समाधि के अलावा खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई प्रोग्रामों का इनेकाद पूरे मुल्क में किया गया। और एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि क्या कुछ ऐसे बड़े लीडरान जिनकी यौम पैदाइश यानी जिनकी जयंती और फिर अगर आ जाए बरसी यानी पुण्यतिथि, क्या सभी पार्टियों को पार्टी से बालतर होकर नहीं मनाना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। हम इस सवाल को यहां पर तलाश भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह का इख्तिलाफात यानी विरोधाभास पाया जाता है। अगर देखा जाए तो मुल्क के पहले वजीर आजम होने के साथ साथ उन्होंने खासतौर से 20वीं सदी के एक बड़े लीडर के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उभरे थे। ये सब मानते हैं पार्टी से बालातर होकर। और मुल्क की तामीर नौ में, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान के वो पहले वजीर आजम थे, इसलिए मुल्क की तामीर में जाहिर सी बात है उनका बड़ा रोल रहा है। बाकी बातें हम अपने मेहमानों से सुनेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, अपने दोनों मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, डॉक्टर एच.के. सिंह साहब, आप सीनियर सहाफी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना मौक़िफ़ आज पेश करने के लिए, हालांकि आज दिन उसका नहीं है, आनंद झा साहब हैं। असल अहम बात यह होगी कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या जानते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपके तासुरात क्या हैं। यह अहम बात है, क्योंकि वो मुल्क के लीडर थे, नेशनल लीडर थे, इसमें किसी भी पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर पैदा होता है आज के दिन या फिर किसी और दूसरे लीडर की जब हम जयंती मनाते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि कुछ जो बड़े लीडर हैं, जो कि कौमी लीडर हैं, उनकी जयंती सारी पार्टियां क्यों नहीं मनाती? एक सवाल है जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हालात हाजरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने 20वीं सदी की जो लीडरशिप थी उसमें एक नुमायां रोल अदा किया। और सबसे बड़ा इम्तियाज उनका ये रहा कि वो मुल्क के यानी कि आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम रहे। और उसके अलावा जो उनकी खिदमात रही हैं मुल्क के लिए वो सब जानते हैं, क्योंकि निसाबी किताबों में भी सब कुछ मौजूद है। और आज की जो नई नस्ल है वो भी बहुत ज्यादा उनके बारे में पढ़ रही है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप मोबाइल खोलते ही सुबह में पता चल जाता है कि आज का इंपॉर्टेंट दिन कौन सा है। और आपको अगर दिलचस्पी है तो उसे आप खोल करके उसकी तफसीलात फराहम कर सकते हैं। तो आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर इन चीजों पर बातचीत की जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। हम सबसे पहले आनंद झा साहब से ये जानना चाहेंगे कि आखिर बड़े लीडरों के दरमियान क्यों इस तरह का विरोध होता है या इख्तिलाफात होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं मनाते? ये आम लोगों के का ये सवाल है जो मैं आपसे पूछ नहीं। मेरा देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रद्धा के पात्र हैं। जी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते भी वो श्रद्धेय हैं हम सबों के, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तो हम सबों के लिए और कोई हमारी दल की तरफ से जी। और भारत के कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री होने के नाते सम्मान करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग मनाते हैं। हम लोग भी विश किए हैं, ट्वीट किए हैं, सब कुछ सब लोगों ने किया है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे देश को कि कांग्रेसियों ने एक पद्धति प्रारंभ कर दिया था कि जो भी चीजें, जो भी संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर में या प्रादेशिक स्तर पर में प्रारंभ होता था तो वो घूम फिर के गांधी और नेहरू इसी नाम पर तक सीमित हो जाता था। उसमें भी महात्मा गांधी कम, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इस तक सीमित हो जाता था। यहां तक स्थिति आ गई कि कॉलोनी जो बनने लगे वो सोनिया बिहार, प्रियंका बिहार, ये इस सब तरह की पद्धति कांग्रेसियों ने प्रारंभ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को या भारत के जो भी समर्थक होंगे उनको या देश के जो चिंतन करने वाले होंगे जो एक एक व्यक्ति की चिंता कर सकें, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं भारत में, उनको इस बात से निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन होगा। और मुझे भी इस बात से ऑब्जेक्शन है कि ये जो पद्धति इन लोगों ने प्रारंभ किया ये कहीं न कहीं रुकना चाहिए। और भारत की आजादी में क्या चंद्रशेखर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या सुभाष चंद्र बोस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? भगत सिंह जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? और उनके नाम पर में आप उठा लीजिए पूरे भारतवर्ष में कि कितनी संस्थाएं चल रही हैं
कितनी योजनाएं चल रही हैं, घूम फिर के इसी 3-4 लोगों के नाम पर में पूरे भारतवर्ष में जो चले, उस पर में मुझे ऐतराज है। और भारत की स्वतंत्रता से लेकर और भारत के समाज के उत्थान तक के लिए हर मतलब नागरिक का कंट्रीब्यूशन रहा, और बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है, और उस बड़ी भूमिका को दबाने का काम सदैव एक परिवार ने किया है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी शिकायत बहुत हद तक सही है, क्योंकि अभी तक ये दूसरा टर्म नरेंद्र मोदी साहब का चल रहा है और उनके नाम से न कोई मंसूबा अभी तक मुंसलिक हुआ है, न उनके नाम से कोई स्कीम की बुनियाद डाली गई है, न ही जैसा कि आपने कहा कि किसी बिल्डिंग या फिर किसी यादगार का। डॉक्टर एसके सिंह साहब, जैसा कि आनंद झा ने कहा कि हम सबके मकबूल लीडर थे, मुल्क के पहले वजीर आजम थे, श्रद्धेय थे हम सब लोगों के, लेकिन इस तरह से जो एक खास लीडर के नाम से जिस तरह से तालीमियों तक का नाम रखा गया, तो ये कहां तक सही है? क्योंकि जहां भी हम जाते हैं वहां देखते हैं कि इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू के नाम से मंसूब चीजें हैं, जबकि बीजेपी में इस तरह की चीज नहीं हुई। मैं झा साहब से सहमत हूं इस बात में, और पूरा देश इस चीज को जान रहा है। और कई बार बाद में जब दूसरे दलों की सरकारें आई तो इसका विरोध भी हुआ, और कई ऐसे चीजें थी जिनके नाम बदले भी गए। तो देश में वाकई में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, तो उनके नाम से भी, उनके साथ भी आप समझे तो न्याय हो, उनके नाम से भी चीजें आनी चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है। अब बाल दिवस की जहां तक बात है, तो नेहरू जी को चाचा नेहरू कहा जाता है, और बच्चों के प्रति उनका बहुत स्नेह, लगाव, प्यार था, बच्चे हों या बच्चियां हों, और वो चाहते थे कि देश का भविष्य इनके कंधों पर है, तो इनको सुरक्षित रखा जाए, इनका विकास किया जाए, और इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा भी जाता था। तो ऐसी स्थिति में बाद में यह देखा गया, हालांकि यूएन ने तो आप देखें 20 नवंबर 1954 को बाल दिवस मनाया था, और तब से 20 नवंबर को यूएन के द्वारा बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रत्येक देश ने अलग अलग दिन को बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। जैसे चीन 4 अप्रैल को मनाता है, पाकिस्तान 1 जून को मनाता है, अमेरिका जून के दूसरे रविवार को मनाता है। तो प्रत्येक देश में अलग अलग चीजों पर और उसके आधार पर किए जाते हैं। भारत में हम देखें आज 14 नवंबर जो नेहरू जी की जयंती है, उसमें बाल दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन। तो सारे बच्चों को शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं इस दिवस को के उपलक्ष्य में। लेकिन मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं आपके सामने, यहाँ पर कई चीजें हैं जिस पर काम विधिवत नहीं हो पाया है, और कहीं न कहीं बच्चे भी और समाज ठगा सा महसूस कर रहा है। बच्चों का कुपोषण की समस्या है, बच्चों की शिक्षा की समस्या है, और शिक्षा ही नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होनी चाहिए। और उसी तरह से देखें तो बाल अपराध, इसकी घटनाएं काफी बढ़ी हैं कई राज्यों में। आप देखें तो इस पर भी विचार करने की जरूरत आज के दिन में है। हम इसको मनाएं, दिवस को मनाएं, अच्छे ढंग से मनाएं, इसमें जो भी कमी हो या जो भी अच्छाई हो उसकी भी चर्चा करें, उसका विश्लेषण करें, लेकिन समाज को और राजनीति को बच्चों के अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको कुपोषण से बिल्कुल वंचित रखने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए आज के दिन। और इसके बाद में सबको सियासत एक सियासी खाने में बांट दिया गया। आनंद झा जी, मुझे याद है कि जब 14 नवंबर का दिन आता था तो हर बच्चे की जबान पर होता था कि आज बाल दिवस है, चिल्ड्रन डे है। अपने मैंने कि टीचर जो थे बच्चों को गिफ्ट देते थे, गुलाब का फूल जो कि एक सिंबल था, चाचा नेहरू लगाते थे, वो दिया जाता था। स्कूलों में खास धूमधाम होती थी, खास करके सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में। लेकिन इस चलन को भी धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसे खत्म कर दिया गया है। देखिए, खत्म लोगों ने किया है। जी, लोगों में ये चेतना जगी है कि नेहरू का भारतीय बच्चों या भारत में जो भी बच्चे नरिश हो रहे थे उनके प्रति बस सहानुभूति जरूर थी, लेकिन कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं था। नेहरू जी का नहीं कोई ऐसा बड़ा कंट्रीब्यूशन कि बच्चों में के लिए हो, ऐसा आप अगर देखेंगे तो बड़ा नहीं कोई कंट्रीब्यूशन था। दूसरा, मैं एक चीज आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी अब्दुल हमीद का जन्मदिन था। आप राहुल गांधी जी पूरे भारतवर्ष मना रहा था, लेकिन राहुल गांधी के पास शब्द नहीं थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं।
और बहुत ही श्रद्धा के पात्र रहे हैं। आज अगर पूरे भारतवर्ष में अंगुली उठाने के लिए बात किया जाए तो हर व्यक्ति कुछ एक को छोड़ के, जो अतिवादी हैं उनको छोड़ के, और सब लोग उनके लिए श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के पास और कांग्रेसियों के पास शब्द नहीं थे एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। आपने कहा ना पार्टियों में बांटने की बात, तो आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने ट्वीट किया है और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है जवाहरलाल नेहरू के लिए। लेकिन मैं उसी कांग्रेस की बात करता हूं जिस कांग्रेस के अगुआ राहुल गांधी जी हैं, उनके पास अब्दुल हमीद के लिए शब्द नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए शब्द नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए शब्द नहीं है, सरदार पटेल के लिए शब्द नहीं है। क्या यह आपको उचित लगता है? और क्या आपके माध्यम से पूरे देश को मैसेज नहीं जाता कि अगर आज मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो पंडित जी की समाधि पर जाते और वहां पर श्रद्धांजलि देते? नहीं, मैं इस विषय में इस सिस्टम को खत्म नहीं किया। नहीं, शायद मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कोई न कोई कारण रहा होगा, कहीं ना कहीं व्यस्तता रही होगी जी। या मतलब ऑक्यूपाइड होंगे, मैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आप तो जाने की बात कर रहे हैं, आज की बात में नहीं कर रहा, अभी तो ब्राजील के दौरे पर सुनिए, आप जाने की बात कर रहे हैं, मैं शब्द की बात करता हूं। आप जाने की छोड़ दीजिए, शब्द की बात करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए शब्द नहीं है, सरदार पटेल के लिए शब्द नहीं है, अब्दुल हमीद के लिए शब्द नहीं है। ये इस तरह के भाव को रखते हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन घूम फिर के वही नेहरू और वही गांधी और 2, 3, 4 जो है उसको अपने आप में प्रोजेक्ट करना और नाम जपना, ये देश बर्दाश्त अब नहीं करेगा। भारत का हर युवा, सर एक बात सुनिए, आज भारत का हर युवा, भारत का हर बच्चा सेल्फ ग्लोरी को सर्च कर रहा है और सेल्फ ग्लोरी उसको भारतीयता में है। ये एक परिवार में और 4 लोगों में नहीं है। और अनेकों लोग समाज के उत्थान में, अनेकों लोगों को, जिन भारतीय अनेकों लोगों का दायित्व रहा है, जो दायित्वपूर्ण ढंग से समाज के उत्थान में अपना योगदान दिए हैं, उन सबों के प्रति सद्भाव रखता है भारत का हर बच्चा और हर नागरिक। तो ये जो पद्धति कांग्रेसियों की रही है उसको बंद करना होगा। और इन लोगों ने दीवार खींचा है, ना कि भारतीय। पहले हम डॉक्टर एचके सिंह साहब से ले लेते हैं कि ये पूरी तरह से नकार रहे हैं कंट्रीब्यूशन को। क्या ये सही है? आपकी जो 3 किताबें खासतौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, उसमें जो चीजें बयां की हैं, जिस तरह की उन्हें अजियत, सही जेल भी जाना पड़ा था उन्हें। अब मैं ही आपको जवाब देता हूं। ऐसा है कि मैं बात करूंगा बच्चों के प्रति उनका लगाव रहा है। दूसरी बात देखिए, आप देखें कि जिस प्रकार से बच्चों के लिए कार्यक्रम उस समय में भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे और एक संवेदना भी व्यक्त की गई। कई बार पार्लियामेंट में कई बार इस तरह के स्टेटमेंट भी आए हैं कि किस प्रकार से भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। एक चीज यह मानने की बात है कि जितना होना चाहिए था बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उतना नहीं हो पाया। तो इसमें तो एक बात यह भी है कि हम एक विकसित देश तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके ख्वाबों को, अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का तो अब टाइम आ गया है। बिल्कुल टाइम आ गया है और वो करना ही चाहिए। और सारी सरकारें समय समय पर करती रही है। जैसे कि वाजपेयी जी ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया और मनमोहन सिंह की सरकार में उसे लागू किया। वाजपेयी जी बहुत मकबूल लीडर थे, सारी पार्टी के लोग उनकी बहुत कदर करते हैं। और यही मेरा आज का इशू था कि आखिर क्या बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इस तरह की सोच क्यों नहीं है। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, वक्त हो गया ब्रेक का, उसके बाद बात करेंगे। काफी संजीदा बातें यहाँ पर हो रही, काफी गंभीरता है इसमें। और जो बात आनंद झा साहब ने उठाई है कि सिर्फ स्कीमों से और इमारतों से नाम मंसूब कर दिया जाए, किसी के लीडर का नाम जोड़ दिया जाए, तो शायद उससे बड़ा कोई लीडर उससे नहीं हो जाता है। देखा जाता है उसका कंट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, शायद बेईमानी भी होगी, क्योंकि मुल्क के पहले वजीर आजम होने के साथ साथ। जी, मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। कोई योजना उनकी नहीं थी। जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि बच्चों के प्रति उनकी कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसको चिन्हित करके बच्चा आज गौरव महसूस करे। चिल्ड्रन डे पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं है जो 14 नवंबर चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, आनंद साहब का कहना है। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
दुनिया का कोई मुल्क या हिंदुस्तान का कोई शहर, जहां भी हो अहम वाकया हम बनाते हैं उसको खबर। हालात के हर पहलू का जायजा, हर खबर पर पैनी नजर। सियासत, सकाफत, ज़राअत, तिजारत, सच की कसौटी पर सबको परखती है हमारी सहारत। हालात का भरपूर तज्जिया, साफ नजर, बेबाक नजरिया। वक्त के साथ दौड़ती खबरों की रफ्तार, हर सुबह पूरे सच का एतबार। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत के सबसे बड़े नेटवर्क सहारा उर्दू मीडिया का 7 रियासतों के 9 शहरों से 12 एडिशन वाला एक मुकम्मल कौमी अखबार, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हालात हाजरा। 2 खास मेहमान डॉक्टर एच के सिंह और जनाब आनंद झा साहब स्टूडियो में मौजूद है। आज हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हालांकि उनके नाम पर कुछ इख्तलाफात तो पैदा हो गए हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि झा साहब बता रहे थे कि बच्चों के लिए कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से आज तक यानी 130 साल हो गए उनकी पैदाइश को 130वां साल मनाया जा रहा है और चिल्ड्रन डे मनाया जाए, तो ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं है। पहले हम डॉक्टर एच के सिंह साहब से इसका जवाब जानना चाहेंगे और उसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही मशहूर किताब पंडित नेहरू की थी, उसमें जो चीजें बताई गई हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जिस तरह से उन्हें अजियतें हुई, जेल में उन्हें जाना पड़ा, इन सब चीजों पर आप रोशनी डालेंगे क्या? इन सब चीजों को देखते हुए फिर उसके बाद 2 और अहम किताबें उन्होंने लिखी, तो इस कंट्रीब्यूशन को कैसे नकारा जा सकता है? देखिए, नेहरू जी ने किताबें भी लिखी हैं जी, और उसमें काफी मार्गदर्शक के रूप में वो अपने को प्रस्तुत किए हैं और काफी उसमें फैक्ट्स दिए हैं, यथार्थ का वर्णन किया है, देश के बारे में वर्णन किया है, आगे की क्या सोच होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। इसके बाद देखे पिता का पत्र पुत्री के नाम, वो अपने आप में आप देखे पूरी तरह से इंस्पिरेशन से भरा हुआ है जी। और उससे काफी बच्चे उसको पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि देश के हमारे पीढ़ी में तो तकरीबन सारे लोग पढ़ते थे और हमारे टीचर कहते थे कि उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देश के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके बाद में आगे आपको एक रास्ता मिलेगा, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उसी तरह से डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात आपने किया जी जी, और ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो बातें की, तो इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो देश और दुनिया के बारे में बच्चों को जागृत करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो फायदेमंद है और लोग पढ़ते रहे हैं। अभी भी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी ग्रेजुएशन लेवल पर भी कई बार बच्चों को कहते हैं कि आप लोग पढ़िए। छोटे बच्चों को तो कई चीज उदाहरण हम वहां से देते हैं कि इस तरह से हुआ और फ्रीडम मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन रहा, ये चीजें होती है। दूसरी बात, नीतिगत मामले अगर कहें कि कोई पॉलिसी हो तो ऐसा पॉलिसी भी बना है, जैसे बाल संरक्षण कानून, इस तरह से यूएन में चीजों को लाया गया, उसमें बहस हुआ और बाल अधिकारों से संबंधित कानून वहां पर लाए गए और नेहरू की भूमिका वहां पर रही है, भारत की भूमिका वहां पर रही है। तो उस समय के उस पीढ़ी के जो नेता थे तो वो चाहते थे कि बच्चों का विकास हो। हाँ, एक चीज हम कहेंगे, धन का अभाव था शुरू के समय में और काम बहुत करने थे, तो शिक्षा पर जितना खर्च होना चाहिए था, कुपोषण को दूर करने के लिए जितना खर्च होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। लेकिन इस बात को कहना कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इसको मैं नहीं मानता। आनंद जी, 2 खास बातें कही उन्होंने। एक बात ये कही कि इंस्पायर्ड करते थे लोगों को, खास करके। दूसरी चीज है कि उस समय उतना नहीं होता। मैं प्रोफेसर साहब के बात से थोड़ी भिन्नता रखता हूं। जो 2 किताबों की इन्होंने चर्चा किया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसमें उनकी कोई कंट्रीब्यूशन एज सच है नहीं। जेल में बैठे हुए अपना टाइम पास के लिए एक चिट्ठी लिख दिए, एक चैप्टर पढ़ लिए और उस पर में एक चिट्ठी लिख दिए तो उससे बड़े ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। और ना ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ नॉलेज है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए रिसर्च बुक होना चाहिए, रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, और वो नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सैलो लेटर्स हैं
जो अपनी बेटी के लिए उन्होंने जेल से लिखा, टाइम पास करते हुए स्टोरी रोज रोज पढ़ के और एक चिट्ठी रोज लिखते थे, वो इसकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की यही कहानी है, उनकी बुक्स की यही कहानी है। रही बात कि मैं कंट्रीब्यूशन बच्चों के लिए जो मतलब होना चाहिए था, वो खुद जो है लेकिन पश्चिम से इतना प्रभावित थे। सुनिए, सभी बच्चों को तो आज तक नहीं पढ़ाया जा रहा है जी, कि सभी को पढ़ाया जा रहा है। चाचा नेहरू को चाचा दिवस बना दीजिए ना आप जी, बाल दिवस क्यों मना रहे हैं? चाचा दिवस बना दीजिए, चाचा नेहरू दिवस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाल दिवस तो मतलब गोविंद सिंह जी के जो बच्चे जो बलिदान दिए उनके नाम पर में होना चाहिए। और मैं बताता हूं कि उनका सोच, उनका भाव पूरे के पूरे पश्चिम से प्रभावित था। भारतीय मूलक सोच और भारतीय बच्चों के उत्थान की चिंता जो होना चाहिए मूल रूप से था, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनमें था। लेकिन भारतीय मूलक सोच, जिससे कि भारतीय बच्चे, जिसके कि जो भी क्या मतलब मौलिक समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए उन्होंने एक भी योजना नहीं बनाया। और बाल संरक्षण तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, किताबों में आज भी पढ़ाया जा रहा है कि वो देश के निर्माण में सबसे बड़ा रोल था उनका। तो कैसे भाई साहब पहले प्रधानमंत्री थे तो निश्चित रूप से उस समय जो भी योजनाएं थी, तात्कालिक योजनाएं तो उन्होंने ही प्रारंभ किया होगा, उन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। लेकिन बच्चों के उत्थान के लिए जितना होना चाहिए था, उसमें कहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे आप इंगित करके नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि उस समय फंड नहीं थे, नहीं निश्चित रूप से जब स्वतंत्रता मिली थी तो रिसोर्स की कमी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक तन्मयता होनी चाहिए थी कि भारत के बच्चे कैसे मतलब ऊपर आए, शिक्षा कैसे मूल रूप से गांव में पहुंचे। मैं बता दूं कि मैं अभी आपके ही दूसरे चैनल पर मैंने कोट किया कि 84-85 में मैं 16-17 किलोमीटर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए पैदल जाता था और वापस आता था। तो मतलब क्या अगर बड़ी कंट्रीब्यूशन होती तो 16 से 17 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर में होता, 2 किलोमीटर में होता कि वॉक करते हुए जाते और आते। तो इस तरह की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। संसाधन का अभाव निश्चित रूप से 47 में रहा होगा। लेकिन मैं खुले तौर पर मैं कहता हूं कि एक ऐसी योजना बताइए, एक ऐसा स्कीम बताइए जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बच्चों के मतलब उत्थान के लिए संरक्षण और कानून लाना एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर में बच्चों के लिए काम होना बहुत आवश्यक है। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खुद हर जगह कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूत हिते रता, कि हर प्राणी का कल्याण होना चाहिए। और उसी के तहत भारत का हर बच्चा और हर व्यक्ति, आज सबका साथ और सबका विकास सारी चीजों का निचोड़ है। और आप जब देखेंगे तो शिक्षा से लेके और सड़क से लेके और जो बेसिक नेसेसिटी है, सुविधाजनक जो मूलभूत सुविधा की चीजें हैं, उस सब चीजों पर में, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे सुरक्षा हो, सब पर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक चीज को माइन्यूटली देख के और सारी चीजों पर में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उस पर चोट करके उसको ठीक कर रहे हैं और भारत बढ़ रहा है। आनंद जी, आपने खुद माना इस बात को कि उस समय कोई संसाधन नहीं थे, और बात सही भी है। और मैं डॉक्टर एच के सिंह साहब से जानना चाहूंगा कि जब उस वक्त एक सुई बनाने के भी लायक भारत नहीं था और पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो आज जो हिंदुस्तान के पास यानी कि नई सरकार से पहले की बात की जा रही है, तो जो कुछ है तो जाहिर है उन्हीं लोग की देन होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज भी बच्चों को किताबों में पढ़ाया जा रहा है। एक बात जो जरूर खटक रही है हमारे दिल में, जो कि पहले ही मैंने सवाल किया था और मैं चाहता हूं कि इसी पर इस प्रोग्राम को खत्म भी करूं, कि क्यों नहीं जो हमारे मुल्क के बड़े लीडर हैं उनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनके बारे में बात की जाए और उनके कामों को याद किया जाए। नहीं, बिल्कुल उनके कामों को याद करना चाहिए। और जो काम वो किए हैं तो उनको याद करने में कोई गुरेज भी नहीं है, होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि देखिए, बाल विवाह जो था उस प्रथा का उन्मूलन हुआ, शिक्षा में कई कार्यक्रम जोड़े गए जो बच्चों के तरफ बच्चों के तरफ उन्मुख कार्यक्रम थे, चाहे ड्रेस का कंपटीशन है, चाहे और भी चीजें हैं, कई तरह के जो स्कूली शिक्षा में जो लाया गया नेहरू जी के समय में एक कार्यक्रम है। एक वाकया मैं बता दूं आपको कि देश के ही नहीं विदेशी बच्चों के लिए भी उन्होंने क्या किया, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, तो वहां बहुत ही अप्रिय
ढंग से आप देखें जो डिवास्टेशन हुआ था। उसके बाद नेहरू जी ने जापान को एक एलिफेंट, बेबी एलिफेंट भेंट किया और उसका नाम था इंदिरा। तो इसलिए भेंट किया गया कि जो बच्चे वहां त्रासदी के शिकार उनके माता पिता नहीं रहे तो उनको कम से कम कुछ समय मिले जिससे कि वो हाथी को देखकर खेल सके। और जापान में टोक्यो जू को इन्होंने गिफ्ट किया था। तो ऐसा नहीं कि बच्चे के प्रति उनका लगाव नहीं था, सब जगह देश के अंदर और देश के बाहर भी उन्होंने काम किया। तो अब जो सीमाएं थी उसको देखते हुए काम किया गया। तो जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसको सिरे से नकारना ठीक नहीं है। हाँ, हालांकि नीति में कई जगह नीतियों में हो जाने से कोई बड़ा नहीं उससे नहीं होता। ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि अभी हम लोग तो देख रहे हैं कि नई सरकार में वजीर आजम के नाम से कोई चीज अभी तक मंसूब नहीं हुई है। और अगर एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है कि अब प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना, ये शुरुआत हो गई है, तो ये अच्छी बात है। कोई भी बाद में पीएम या सीएम बने, वो स्कीम चलती रहे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि किसी पर्टिकुलर लीडर या पर्टिकुलर पीएम के नाम से अगर कोई स्कीम जोड़ दी जाती थी तो अगली सरकार जब आती थी तो उसे खत्म कर देती थी। अब परिवारवाद का विरोध होना चाहिए, परिवारवाद का विरोध होना चाहिए और जनहित में कार्य होना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो चलिए, आज हम लोगों ने खराज अकीदत पेश किया मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आनंद झा साहब जो कि बीजेपी की तरफ से प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं है उनके नाम पर चिल्ड्रन डे मनाना। जबकि डॉक्टर एच.के. सिंह जो कि हमारे दूसरे मेहमान थे, उन्होंने कहा कि कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर है, खास करके बच्चों के ताल्लुक से उन्हें आज के दिन जरूर याद करना चाहिए। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर, आप स्टूडियो में आए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो नाज़रीन, आज के हालात हाज़िरा में बस इतना ही।